हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बीएससी सेमेस्टर 6 बॉटनी पेपर सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है, जिसका कोड दिया गया है BOT 306। तो जो भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा। और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, OMR पाठ्यक्रम पर एग्ज़ाम होना है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आप में भी पूछा जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, बॉटनी पेपर सेकंड का जो पेपर टाइटल है वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इस प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं MCQ मोड में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि रेडियो कार्बन डेटिंग इज ए टेक्निक यूज टू द एस्टिमेट द एज ऑफ। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो जीवाश्मों के आयु का अनुमान लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग का। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया था कि मुख्य ओजोन मंडल का ह्रास होता है। तो जो मुख्य ओजोन मंडल का ह्रास होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ओके, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मेजर केस ऑफ एसिड रेन। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन इसमें है कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बिल्कुल इसमें रॉन्ग होगा। दूसरा कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 एंड SO2। तो यही मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पर है N2, दूसरा है वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से दोस्तों नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये तीनों, वाटर वेपर की बात करें, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। इस वजह से ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द pH नॉर्मल रेन वाटर, सामान्य वर्षा जल का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों सामान्य वर्षा जल का जो pH मान होता है वो होता है लगभग 6.5 के आसपास। और जब ये 6 पॉइंट से प्लस में आ जाता है तो ये अम्लीय में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एसिडिक हो जाएगा, क्षारीय नहीं होगा। क्षारीय तब होगा जब 7, लगभग 7 जब हो जाएगा, 7 के एबव। ठीक है, तब जब pH का मान, वर्षा का जो सामान्य जल है अगर उसका pH मान 7 जाएगा तब क्षारीय होगा। अगर 6.5 तक है तो वो अम्लीय ही माना जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि गुड ओजोन इज फाउंड इन द। अच्छा ओजोन पाया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए थे आपके कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, आयन मंडल, शोभ मंडल और मीसोस्फीयर्स। तो जो अच्छा ओजोन पाया जाता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। ओजोन को निम्नलिखित में से मुक्त कणों द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर है Cl, ठीक है, दूसरा है OH और NO। तो इसमें से हम इन सभी का उपयोग करके, ऑल ऑफ दीज, इन सभी का प्रयोग करके हम नष्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया था कि वेयर वाज द फर्स्ट यूज ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब विच केस डेथ ऑफ द मिलियंस ऑफ लिव। लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाले परमाणु बम का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, जापान ने। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरनोबिल डिजास्टर्स ऑकर्ड, यानी कि चेरनोबिल आपदा कब घटित हुई थी? तो ये आपदा जो घटित हुई थी 1986 में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया है कि लैंडसेट एक उपग्रह श्रृंखला है। तो जो लैंडसेट था, जो सैटेलाइट थी, वो यूएसए की एक सैटेलाइट थी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया दोस्तों कि भारत में वन और वृक्ष आवरण के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो इनमें लगभग 24%, लगभग 24% जो है भारत में वन और वृक्ष आवरण के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% होने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द ट्री फाउंड इन इंडिया डज बिलोंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देन देयर अदर फोर। भारत में पाए जाने वाले निम्न प्रकार के पेड़ों में से कौन सा चारों में से चार की तुलना में एक अलग प्रकार के जंगल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला बात करें तो यहाँ पर दिया गया रोजवुड, तो ये भी संबंधित है। साल, रोजवुड, साल और चंदन, ये तीनों संबंधित है भारतीय लकड़ी से। लेकिन यहाँ पर विलो जो है ये एक प्रकार की झाड़ी से संबंधित है, अलग जंगल से। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो मानस टाइगर रिजर्व है ये असम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है कि विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन द ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि किस शहर में पीने के पानी में सबसे अधिक आर्सेनिक प्रदूषण पाया गया है। तो आर्सेनिक जो प्रदूषण पाया गया है दोस्तों वो कोलकाता में पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है कि कैडमियम केस, कैडमियम का कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वो इटाई डिसीसेस है, इटाई डिसीसेस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन ये सभी पाई जाती हैं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक जो है वो दोस्तों स्मॉग हो जाएगा आपका। स्मॉग जो है एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन 20 में सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव क्षरणीय है। तो गैर जो जैव क्षरणीय है वो नायलॉन आपका हो जाएगा। नायलॉन जो है वो गैर जैव क्षरणीय है। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बायो आगमेंटेशन शामिल है। तो ये दोस्तों क्या करता है, ये कितने शामिल है। ये एडिशन ऑफ माइक्रोब्स टू ए क्लीनअप साइट, यानी कि ये सफाई के लिए रोगाणुओं को जोड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया था कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था। तो ध्यान रखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का सर्वप्रथम नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट। पर्यावरण ये परीक्षा लेखक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब भी आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण परीक्षा लेखक का प्राथमिक उद्देश्य, तो ध्यान रखेंगे पर्यावरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर पर्यावरण ऑडिट में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली इंक्लूड इन द एनवायरमेंटल ऑडिट। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा एनालिसिस ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, यानी कि कर्मचारी का वेतन विश्लेषण इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 22 नंबर का सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है कि किसी संगठन में पर्यावरण ऑडिट
कौन करता है? कोई भी संगठन है जिसमें पर्यावरण आदित का कार्य कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे बाहरी लेखा परीक्षक या सलाहकार इसको करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटर और कंसल्टेंट्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया है कि यह नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत, इनमें से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर विंड हवा जो है ये किसके अंतर्गत आती है? ये नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आती है, गैर नवीनीकरण जो है। ठीक है, बायोडीजल, केरोसिन और ये आरबी, ये सभी क्या हैं? ये सभी नवीनीकरण है। बाकी गैर नवीनीकरण इसमें से नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत में कौन सा नहीं होगा? तो विंड, आंधी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न है, विच फेज ऑफ एंड द इन्वायरमेंटल ऑडिट इन्वॉल्व द गैदरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंटल पार्टिकल्स, यानी कि पर्यावरणीय ऑडिट के किस चरण में पर्यावरणीय प्रथाओं के बारे में डेटा और जानकारी एकत्र करना सम्मिलित है? ऑप्शन आपके हैं योजना बनाना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कार्यान्वयन, रिपोर्टिंग या मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिएगा दोस्तों 25 नंबर का, थोड़ा सा सस्पेंस में ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया है कि नियमित पर्यावरण लेखा परीक्षा आयोजित करने के प्रमुख लाभों में से एक क्या है? तो इनमें के प्रमुख लाभों में से जो है वो है उत्पादन लागत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा गया है कि व्हाट डज द बायोडायवर्सिटी रेफर टू, जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैव विविधता से तात्पर्य है, पहला तो है पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, प्रजातियों की विविधता, जीन की विविधता। तो इनमें से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें है कि व्हाट इज द प्राइमरी केस ऑफ द बायोडायवर्सिटी लॉस, जैव विविधता हानि का प्राथमिक कारण क्या है? तो इस हानि का जो प्राथमिक कारण है वो है आवासों का विनाश। ठीक है, सबसे प्राथमिक जो है वो ये है कि प्राथमिकता, जैव विविधता की हानि का प्राथमिक कारण आवास का विनाश। आजकल लोग आवासों को नष्ट करके झील और दुनिया नाना प्रकार के जगह पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका कारण होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 जिस पे पूछा गया है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना और इनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है, तो वो है दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे सफिक्स में CBD कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं जैविक विविधता पर कन्वेंसी, CBD। ओके, सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें क्या पूछा गया है कि किसी दिए गए क्षेत्र में जीवन रूपों की एक विविधता का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसमें दोस्तों किसका प्रयोग किया गया है? तो इसमें बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व निर्धारित, इनमें से कौन सा पूर्व निर्धारित स्थिति संरक्षण का उदाहरण है? तो इनमें से सीड बैंक आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण का जो मुख्य लक्षण है दोस्तों वो क्या है? तो आपका हो जाएगा लुप्त प्रजातियों को संरक्षित करना। ये जैव विविधता का मुख्य लक्ष्य है, प्रमुख लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा इन सीट संरक्षण की एक विधि है? तो इन सीट संरक्षण की जो एक विधि है वो है वाइल्ड लाइफ, वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य आपका करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है आपका। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछा गया था कि किसी क्षेत्र या पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को क्या कहा जाता है? तो इस विविधता को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण की रणनीति है? तो जैव विविधता संरक्षण की जो रणनीति है वो आवास पुनर्स्थापना, सतत कटाई, प्रदूषण नियंत्रण, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आती हैं? संरक्षण
जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत ही। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 36 जिसमें पूछा गया है कि अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो प्राथमिक स्रोत जो होगा वो सूर्य की रोशनी, सन लाइट आपका करेक्ट उत्तर है 36 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा जीव उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। तो उत्पादक के रूप में स्वपोषी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। कौन जाना जाता है? स्वपोषी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है आपका। 38 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह में जो डंकपोजर हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं। तो डंकपोजर जो भूमिका निभाते हैं दोस्तों वो कौन सी भूमिका निभाते हैं। तो ये वह कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को छोड़ते हैं। ऑप्शन 20 में सही उत्तर हो जाएगा। दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 39 जिसमें पूछा गया था कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह में डंकपोजर क्या भूमिका निभाते हैं। तो डंकपोजर की जो भूमिका है वो 10% लगभग है। ऑप्शन डी में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें पूछा गया था कि ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हाइल ईच ऑफ ईटन बाय द नेक्स्ट इन द चैन। जीवित जीवों की एक रैखिक अनुक्रम जहां पर श्रृंखला में प्रत्येक को अगले द्वारा खाया जाता है। तो ये फूड चैन का, फूड श्रृंखला का ये कार्यक्रम कहलाता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल न्यूट्रिएंट्स रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। तो नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण इसमें कौन सा है। तो इसमें से आपका पहला उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, ठीक है। ये आपका नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। बाकी इमारती लकड़ी, मिनरल्स और ये मेटल्स जो है ये गैर नवीनीकरण संसाधन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन कृषि और मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों पहले ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑयल दिया गया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो दूसरे वाटर है, गोल्ड है, कोल। तो इसमें से आपका सही उत्तर होगा पानी, क्योंकि जो है वाटर यानी पानी वो प्राकृतिक संसाधन कृषि और मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें पूछा गया है कि विच एलिमेंट इज प्राइमरली साइक्लेट थ्रू द एटमॉस्फेयर इन द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सा तत्व चकित होता है। तो इनमें जो चकित होता है वो नाइट्रोजन ही होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होती है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें पूछा गया था कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो संगमाइका, माइका का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सॉयल यानी मिट्टी बनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिनरल्स दिया गया है, ठीक है। दूसरा है कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर, सॉयल एंड एयर। तो इनमें से ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट उत्तर होगा। ये सभी खनिज, कार्बनिक पदार्थ, हवा, मृदा, जल, इन सब से मिलकर के मिट्टी का निर्माण होता है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें पूछा गया है कि भूमध्य रेखीय वर्षा वन में मिट्टी किस प्रकार की होती है। तो लाल दोमट प्रकार की होती है, तो इसको क्या कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य रेखीय वर्षा वन में जो मिट्टी होती है वो लेटेराइट प्रकार की होती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें पूछा गया था कि मिट्टी में धनायन विनिमय किसके बीच में होता है, ठीक है। तो धनायन विनिमय किसके बीच में होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है सॉयल सॉल्यूशन एंड केले। ऑप्शन नंबर बी दिया गया केले एंड ह्यूमरस। सी है ह्यूमरस और मिट्टी के घोल। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इन सभी यानी कि जो मिट्टी के घोल और क्ले और ह्यूमरस और मिट्टी के घोल, ये सभी मिट्टी में धनात्मक विनिमय के बीच में एक प्रकार की कड़ी हैं और इनके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी में सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें पूछा गया है कि कोवोलाइन है, कोवोलाइन में से कौन सा है।
तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्ले लाइक मिनरल्स, यानी कि क्ले की तरह के जो खनिज होते हैं उनको कोवोलाइन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन था कि पीएच वैल्यू ऑफ सॉयल रेनफॉर्म, मिट्टी के पीएफ, माफ कीजिएगा, पीएफ वैल्यू ऑफ सॉयल रेंज फ्रॉम, मिट्टी के पीएफ का मान जो होता है वो 0 से 7 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, जिसपे पूछा गया था कि क्लोरोबियम और रोडोस्पाइरस्पलम है, तो ये एक प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सर का वर्क करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस क्वेश्चन में 50 प्रश्न थे MCQ मोड में, जो मैंने आप लोग को सॉल्व करा दिए हैं। अगर किसी भी आंसर पे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। DDU विश्वविद्यालय का अगर और कोई भी क्वेश्चन पेपर है आपके पास, अगर सॉल्व नहीं करा जा चुका है तो आप हमारे नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करा करके आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।